जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबों के लिए आज पुनः हम अपना कीमती समय निकालकर आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो हम आपसे यह आशा रखते हैं कि आपको दिन ब दिन जो वीडियो प्राप्त हो रहा होगा वह आपको बिल्कुल एग्जाम के व्यू से आपको बहुत अच्छी वीडियो प्राप्त हो रहा होगा। हम जो यह क्लास ले रहे हैं आपको यह समझिए लगभग सभी विषय को मिक्स करके जो क्लास ले रहे हैं, यह जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यह समझिए ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहा है। आप जो रेगुलर रूप से एक दिन पढ़ने से किसी का कुछ नहीं हुआ है कि हम एक दिन में और एक दिन में आप हमको जज भी नहीं कर सकते हैं कि हम आपको कैसा कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन जब आप 5 दिन या 10 दिन या महीनों दिन आप लगातार अगर आप मेहनत कीजिएगा मेरे साथ मिलकर जो कंटेंट दे रहे हैं, उस कंटेंट का समझिए इस मार्केट में जोड़ नहीं है। आप लगातार मेहनत कीजिए, आपके लगातार मेहनत से ही कुछ संभव है। या फिर हम जो आपको 2 चीज़ बता पा रहे हैं या 2 अक्षर सिखा पा रहे हैं, यह हमारे पीछे का उतना दिन का मेहनत है, तभी आपको हम कुछ 2 अक्षर बता पा रहे हैं। या आपका जो एग्जाम निकलेगा उतना दिन का आपके पीछे मेहनत होगा। या मान लीजिए जहां पर आप 500 बच्चा के बीच में जब सेट लगाते होंगे, अगर मान लीजिए टॉपर का अगर नंबर आ रहा होगा 100 में 90 नंबर, तो समझिए उस 90 नंबर लाने के पीछे उतना दिन का उसका मेहनत होगा और उतना दिन जो है कि वो पूरी मेहनत या पूरी अपनी जी जान लगा के मेहनत किए होंगे, तब जाके उतना बच्चा में कोई आदमी टॉप करता है। इसे कोई टॉप नहीं करता है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं है कि एक दिन में हम कर देंगे और जो है कि हम भी टॉप आ जाएंगे, लेकिन नहीं, उसके पीछे मेहनत है। आप भी मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट होगा बस। और आपका जो घर परिवार को जो आप सपना दिखा रहे हैं, ये आपके पीछे जो सपना देख रहे हैं, जब मेरा बेटा सक्सेस होगा तो हम भी यह चीज़ करेंगे, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भाई जो ये सपना देख रहे हैं, उस सपने पे आप पानी नहीं फेरिएगा। बस हम यही कहेंगे। आप मेरे साथ लगातार बनकर रहिए। आगे BRSSC का एग्जाम डेट कुछ ही दिनों में आने वाला है और बहुत शानदार जॉब है। आप जो भी छात्र हैं NTPC का भी देख रहे हैं, 14 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के लिए हो गया है। आपका LP टेक्नीशियन, ड्राइवर, ये सब का आपका जो है कि या फिर आपका जो है कि RPF का, ये सभी का फॉर्म जो है कि भरा चुका है। तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिए। साथ ही SSC GD का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो भी छात्र GD में जाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, आप लोग लगातार मेहनत कीजिए। और समझिए जिस तरह से आप पूरे देश को रक्षा प्रदान करने के लिए से शपथ लेते हैं कि जो होगा देख लेंगे पाकिस्तान चीन वालों को, आप उसी तरह दिन रात मेहनत करके आप जो है कि अभी टक्कर लीजिए आप जो है कि पढ़ाई से, तब जाके सक्सेस होइएगा। तो चलिए आज के जो है कि हम लोग सिलेबस को शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है। और आप लोगों के लिए हम लोग 2 दिन पहले से ही 50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस रात के 10 बजे शुरू करते हैं कौशल GS स्टडी ग्रुप पर, ठीक है। जो भी नहीं जुड़े हैं आप लोग डायरेक्ट में मैसेज कीजिएगा। हमारा नंबर है 8521902963, 8521902963। आप लोग नोट कर लीजिए और मैसेज कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम लोग सिर्फ कंटेंट पे बात करते हैं, जो एग्जाम में हम लोग को एक नए ऊंचाई पर हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट है, राह संघर्ष की जो चलता है, राह मतलब रास्ता, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और सूर्य के तरह जो है कि आप चमकना है तो सूर्य के तरह आपको जलना पड़ेगा, सूर्य के तरह आपको तपना पड़ेगा। तो चलिए इसी मोटिवेशनल क्वोट के साथ हम लोग आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। लगभग 30 से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से देखने वाले हैं। तो आप लोग इसे कॉपी में भी नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि 27 जनवरी 2024 को किस व्यक्ति ने विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया? कितना मस्त क्वेश्चन है। विश्व के सभी देशों में मिलाकर एक प्रतिभाशाली छात्र का लिस्ट जारी हुआ है, उसमें से याद रखिएगा प से प्रतिभाशाली, अब प से ही आंसर होगा इसका। किससे आंसर होगा? प से। तो याद रखिएगा प्रीसा चक्रवर्ती, प्रीसा चक्रवर्ती। प्रतिभाशाली छात्रों में पहला स्थान, प से प्रतिभा, प से प्रीसा चक्रवर्ती। राइट, आगे बढ़ते हैं। फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे, अधिक से अधिक प्रश्न होगा, आप लोग रिकॉल कीजिएगा। बताइएगा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? तो याद रखिएगा जनवरी 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं वो याद रखिएगा बर्नार्ड अर्नोल्ट बने हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट बने हैं। कौन बने हैं? अर्नोल्ट। अर्नोल्ट मतलब समझिएगा उल्टा, यानी देखिएगा जो दुनिया में सब आदमी एक दिशा में मिलकर काम करते हैं तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अल्टर काम करता है, कैसा काम करता है? अल्टर काम। नहीं कहता है कि जो व्यक्ति अगर दिन रात मेहनत करके अगर आगे बढ़ने सोच रहा है तो दुनिया उसको बोलता है वो पागल है या अल्टर के तरह काम कर रहा है। लेकिन जब वह इतिहास रचता है, जब वह
सक्सेस हो जाता है अपने क्षेत्र में तो वही जो है कि इतिहास रचता है और जाके वो टॉप लेवल का बल्लेबाज बनता है। तो याद रखिएगा उसी तरह से कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है, तो याद रखिएगा अल्टर नाम का, क्या नाम का, अल्टर नाम का, कौन नाम का, अल्टर नाम का, यानी अल्टरे काम कीजिएगा तब ये आपका जो है कि आगे सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और प से प्रतिभा, प से प्रीसा चक्रवर्ती। आगे अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के कितवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, तो 9वें मुख्यमंत्री। कितवें मुख्यमंत्री, तो याद रखिएगा 9वें मुख्यमंत्री के रूप में पर्सनल वो शपथ लिए हैं, यानी 9वीं बार शपथ ग्रहण खुद किए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बहुत फेमस सवाल, याद रखिएगा कोनो एग्जाम में पक्का आएगा, कहीं बहुत एग्जाम में कहीं ना कहीं टपकेगा। याद रखिएगा किस राज्य में थाईपुसम त्योहार मनाया गया, तो थाईपुसम तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु। थाईपुसम में मो आ रहा है, तमिलनाडु में भी मो आ रहा है, तो थाईपुसम तमिलनाडु, या थाईपुसम 5 अक्षर का, तमिलनाडु 5 अक्षर का, थाईपुसम तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, तो याद रखिएगा बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को। किसको दिया गया, आलिया भट्ट को। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, याद रखिएगा। और रणवीर कपूर को जो दिया गया है एनिमल फिल्म के लिए, किस फिल्म के लिए, एनिमल फिल्म के लिए। और आलिया भट्ट को जो दिया गया है वह दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड हम लोग स्टूडेंट से संबंध रखते हैं, याद रखिएगा 12th फेल फिल्म को। किस फिल्म को, 12th फेल फिल्म को 69वां में, और 69वां में आपका रणवीर कपूर और आलिया भट्ट, याद रखिएगा। देखिए तो चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त सेनाभ्यास सदा तंसिक हुआ। सदा तंसिक, स्वदुआ का सदा, सऊदी अरब मान दीजिएगा, स्वदुआ का सदा और उसी से निकाल दीजिएगा सऊदी अरब। क्या निकालिएगा, सऊदी अरब, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, चौथा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा नागालैंड में। कहाँ हुआ, नागालैंड में। चौथा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाया, तो न्यूरालिंक ने। किसने, न्यूरालिंक, यानी दिमाग में जो होता है तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र का इकाई न्यूरॉन कहलाती है, और न्यूरॉन का मतलब न्यूरालिंक, कहाँ में, दिमाग में। न्यूरालिंक ने दिमाग में, न्यूरालिंक ने दिमाग में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, किस राज्य ने एमएसपी योजना LABHA लाभांश शुरू किया, तो उड़ीसा ने। किसने शुरू किया, उड़ीसा ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि उत्कृष्ट मानवीय प्रयास के लिए, उत्कृष्ट मानवीय प्रयास के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सोनू सूद को। क्योंकि सोनू सूद क्या होते हैं कि वो गरीबों के मसीहा के रूप में काम करते हैं। छोटे छोटे कलाकार जब आपका सोशल मीडिया पे जब हाईलाइट होते हैं तो उनको जो है कि एक बड़ा स्टेज प्रदान करने का प्रयास करते हैं सोनू सूद। तो याद रखिएगा वो चैंपियंस हैं। क्या है, चैंपियंस, यानी चैंपियंस इसलिए हैं कि वो चेंजिंग करना चाहते हैं। याद रखिएगा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे मिला, तो सोनू सूद को। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया, तो 2024 को। नौसेना नागरिकों का वर्ष 2024 को, याद रखिएगा। और नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाते हैं, वहीं वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा, तो देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस जो विकसित होगा उसी शहर में जहाँ पर पहली बार वैदिक घड़ी लगा, यानी उज्जैन में। कहाँ में, उज्जैन में। तो पहला वैदिक घड़ी उज्जैन में खुला है। और याद रखिएगा IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा, याद रखिएगा उज्जैन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो महागौरव 2024 पुरस्कार से निखिल बाग को। किसको, निखिल बाग को। किसको, निखिल बाग को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। आप लोग को पता है कि अगर आप कोई बड़ा पोस्ट अर्जित करते हैं तो एक गाना जो है कि है बाघ का करेजा करके, ऐसे करके एक गाना अभी बहुत फेमस चल रहा है, बाघ का करेजा करके है। इसका मतलब वो गौरव हासिल कर रहा है। क्या हासिल कर रहा है, गौरव। यानी गौरव करके अगर कोई पुरस्कार पूछेगा ना, तो जिस ऑप्शन में बाघ लगा हुआ रहेगा ना, बाघ, तो आप वही मारिएगा। देखते हैं छोटा छोटा आप जुगाड़ से आपको जो है कि एग्जाम पास करना पड़ता है।
चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बताना है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस शहर में बना है? तो उत्तर भारत के अंदर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध शहर वाराणस है, क्योंकि वहाँ मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी था। तो याद रखिएगा वाराणस में जो है कि मानव डीएनए बैंक पहली बार खुला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 3 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एकदम टिक मार के रखिए, क्वेश्चन पूछेगा, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो तालाबीरा उड़ीसा, तालाबीरा उड़ीसा, तालाबीरा उड़ीसा। आपको पता है एक शहर है उड़ीसा में तलचर नाम का, तलचर यानी तालाबीरा, याद रखिएगा उड़ीसा। और उड़ीसा के तलचर में पनबिजली परियोजना है। कौन सा परियोजना है? उड़ीसा के तलचर में पनबिजली। तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां आधारशिला रखा? उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत यूपीआई सेवा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो फ्रांस बना। यूपीआई सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन बना? तो याद रखिएगा फ्रांस बना। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपका फ्रांस की राजधानी कहां है? तो पेरिस है। पेरिस किस नदी किनारे? सीन नदी किनारे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024, खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2024 हुआ है वो सबसे पहले हुआ कहां में? याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहां में हुआ है? तमिलनाडु में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है तमिलनाडु में के 3 शहर में हुआ है, और इसमें सबसे पहला राज्य जो टॉप किया है वो महाराष्ट्र किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ कहाँ है? तमिलनाडु। और इसमें टॉप कौन किया है? याद रखिएगा महाराष्ट्र किया है। कौन किया है? महाराष्ट्र किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस व्यक्ति को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको माइंड में 100% फिट करवाते हैं। पुरस्कार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम जुगाड़ देते हैं पुरस्कार में। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, शंकर स्मृति पुरस्कार। आपको पता है शंकर जो है वो भगवान है हमारे। कौन है? शंकर भगवान है। भगवान को हम लोग ईश्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईश्वर। तो याद रखिएगा जिस ऑप्शन में ईश्वर लगा रहेगा उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी भगवान यानी कि शंकर स्मृति पुरस्कार जो दिया गया वह ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को, यानी जिस ऑप्शन में देखिएगा आपको इस तरह से लिंक करके जो बता रहे हैं ना, जब आपको ऑप्शन दिखेगा और क्वेश्चन जब पढ़िएगा ना, थोड़ा सा माइंड जब अच्छा से अस्थिर करके वहाँ देखिएगा, लगेगा ना कभी इस क्वेश्चन में हम ये जुगाड़ करके याद करते थे, तो आराम से काम बन जाएगा। और ऐसे पढ़ के चल जाइएगा ना, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उसका नाम क्या है? तो व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, तांबे के आवरण वाला बापू टावर किस राज्य में बनेगा? तो बापू टावर बिहार में बनेगा। कहाँ बनेगा? बिहार में बनेगा बापू टावर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत रंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपको पता है नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री 3 बार बने और जो है कि आपका तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो अब बताइए कहाँ में रंग भरेगा? तो गुजरात में रंग भर रहा है। गुजरात में रंग भर रहा है। और याद रखिएगा आपका भारत रंग महोत्सव कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। और प्रतिवर्ष पतंग उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो अहमदाबाद गुजरात में ही मनाया जाता है। याद रखिएगा पतंग महोत्सव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? लंदन। सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? लंदन। भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? लंदन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू किया? तो वयोश्री महाराष्ट्र, वयोश्री महाराष्ट्र, वयोश्री महाराष्ट्र। और राजश्री राजस्थान, राजश्री राजस्थान, राजश्री राजस्थान। आप लोग को पता है राजश्री हम याद करवा देते हैं। आप लोग देखते होंगे राजश्री एगो पुड़िया आता है खाने वाला, राजश्री हो गया, बिमल हो गया, कमला पसंद हो गया, मधु हो गया। तो ये सब जो होता है आपका जो है कि रजनीगंधा हो गया, ये सब जो होता है ये सब पुड़िया होता है खाने वाला, जो है कि जो खाते हैं हम लोग। तो याद रखिए उसी में से आप जब पुड़िया कब खाने लगते हैं? जब आपका राज चलने लगता है। अगर आपको घर से डर लगेगा ना तो आप नहीं खाइएगा, ठीक है, डर के मारे कि घर में जान न जाए। तो अगर आपका राज चलने लगा, अपना राज चलने लगा, तो आप राजश्री खाइएगा। यानी राजश्री खा रहे हैं राजस्थान, राजश्री खा रहे हैं राजस्थान, यानी राज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। और वयोश्री महाराष्ट्र, वयोश्री महाराष्ट्र, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिव्य कला मेला का आयोजन जो हुआ है वह त्रिपुरा में हुआ है। कहाँ में हुआ है? त्रिपुरा में। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। चलिए हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे पिनाकल, जो है कि हम लोग जो डेली 2 पेज कर रहे हैं, आप लोग जो है कि आराम से याद कीजिएगा। बताइएगा आज का पहला सवाल हिस्ट्री में,
कांग्रेस को किस गवर्नर ने गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा है? देख सकते हैं। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहे हैं? लॉर्ड कर्जन ने। और अभी तक हम जानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, या किसने कहा है? तो कर्जन ने। क्योंकि इसमें आपको जुगाड़ दिए थे कि अगर किसी व्यक्ति पे कर्ज ज़्यादा हो जाता है तो वह जो है कि अपने पतन की ओर लड़खड़ाने लगता है, यानी उसका कोई अता पता नहीं लगने लगता है। तो याद रखिएगा कर्जन ने जो कहे हैं वह क्या कहे हैं? तो याद रखिएगा अब कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। किसने कहा है? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहे हैं? लॉर्ड कर्जन ने कहे हैं, याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन ने गंदी चीज भी कहा है और देशद्रोही संगठन भी कहा है। यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है बंबई शहर में, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस नामकरण किया है या नाम दिया है वो कौन दिया है? तो दादा भाई नौरोजी। कौन दिया है? दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने 1892 में जो है कि फिंसवरी लोकसभा से जो है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव को जो है कि जीता था। और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? याद रखिएगा इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पुस्तक में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ का नियम भी दिया है, याद रखिएगा। यानी भारत से संपत्ति किसी ना किसी माध्यम से जो है कि यूरोप जा रहा है, क्योंकि उस समय विभिन्न प्रकार के यूरोपीय कंपनियां भारत में काम कर रहे थे, खास करके अंग्रेज। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, किस व्यक्ति ने कहा था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में कि यह राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो याद रखिएगा अरविंद घोष ने। वहीं अरविंद घोष ने क्या कहे हैं? तो याद रखिएगा कि यह कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन भी किसका है? तो अरविंद घोष का है, याद रखिएगा। कांग्रेस क्षय रोग से मरने, यानी आपको पता है कि अरविंद नाम या फिर अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको याद रखिएगा क्षय रोग हो गया है। क्षय रोग या उसको क्षय रोग का इंग्लिश नाम है टीवी, लेकिन एग्जाम में आपको क्षय रोग पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो याद रखिएगा अरविंद घोष का। वहीं कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, किसने कहा है? तो कांग्रेस कब पतन की ओर लड़खड़ाता है? या कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, जिसपे कर्ज हो जाता है। क्या होता है? तो कर्ज हो जाता है, यानी लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। वहीं इसको गंदी चीज और देशद्रोही भी कौन कहा है? तो कर्जन ने कहा है। और याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के काल में ही बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में, याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन का जब हम नाम लेते हैं तो 3 डेट आपको याद रखना पड़ता है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर्जन के द्वारा कब किया गया, डेट सहित। तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1905, राइट। फिर पूछता है कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्र लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो आपका हुआ है, याद रखिएगा, वो आपका कब हुआ है? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में हुआ बंगाल विभाजन। लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन हुआ था, आप लोग को पता है। बंग भंग आंदोलन, जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, वह हुआ था आपका, याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को, याद रखिएगा। बहुत फेमस सवाल है। और तीनों जो घटना हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। और लॉर्ड कर्जन ने ही फूट डालो और राज करो की नीति भी भारत में अपनाया था। यह क्वेश्चन बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। जो लोग भूखे रहते हैं वो कोई भी चीज चट कर जाते हैं, तो पदों के लोग भूखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का जो राष्ट्र गीत वंदे मातरम है, यह भी किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है, इसको जो है कि गाने में कितना समय लगता है? तो आपको पता है ये थोड़ा सा लेपझुआ टाइप का रहता है, भारी लगता है पढ़ने में। सुजलम सफलम करके आपको भारी लगेगा, लेकिन जनगण मन पढ़िएगा तो रीडिंग झाड़ दीजिएगा, तुरंत गलत सही आप जो है कि पढ़ देते हैं। ठीक है, 10 को आदमी मिलकर गाइएगा तो 2 आदमी नहीं जानता, झूठे का मुंह पटर पटर कर देगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि जनगण मन फटाफट पढ़ देते हैं तो उसमें 52 सेकंड लगता है, लेकिन सुजलम सफलम एकदम पूरा पतिन चलता है, क्या बोले नहीं बोले, तो इसमें ढेर लग जाता है 65 सेकंड। राष्ट्रगीत में 65 सेकंड, राष्ट्रगान 52 सेकंड। लेकिन जब राष्ट्रगान, जब आपके पास समय नहीं है ज्यादा गाने का, तो आप इसका संक्षिप्त समय होता है 20 सेकंड। कितना सेकंड? 20 सेकंड होता है राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान गाया किसने है? तो याद रखिएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाए हैं। और यह पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखिएगा आपका 1911 में।
कलकत्ता अधिवेशन में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विशन नारायण धर थे। कौन थे? पंडित विशन नारायण धर। याद रखेगा, बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो गाया गया था वह भी कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, याद रखेगा। और उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। यहां पर भी बच्चा बहुत फंसता है कि राष्ट्रगीत वाला का अध्यक्ष क्या था, राष्ट्रगान वाला का अध्यक्ष क्या था, झोल होता है। आपको इसमें भी हम क्लियर करते हैं। राष्ट्रगीत जो है ना तनिक लेपझौवा टाइप का है, इसमें नो डाउट आप आराम से क्लियर हो गए होंगे। राष्ट्रगीत जो है वो लेपझौवा टाइप का है। और याद रखिएगा, किसी भी जो आप लोग इस्लाम धर्म से संबंध रखते होंगे उनका नाम हकीकत में अनपटा टाइप का तनिक रहता है याद करने के लिए, ठीक है, जो है कि आप लोग याद नहीं रहता है होगा नाम। तो उसी तरह से याद रखिएगा, लेपझौवा में लेपझौवा नाम है, यानी रहीमतुल्लाह सयानी है, रहीमतुल्लाह सयानी है, थोड़ा नाम अनपटा लग रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से जब आप आइएगा राष्ट्रगान जनगण मन पे, तो इसका हिंदू का नाम है एक, तो याद रखेगा इसका नाम है पंडित विशन नारायण धर, ठीक है। पंडित विशन नारायण धर। इजी में इजी, हार्ड में हार्ड याद रखिएगा, ठीक है। और आपका हार्ड वाला हम लोग 1896 में कलकत्ता में, दोनों जगह कलकत्ते में, और 1911 वाला भी कलकत्ते में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। कौन था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। कौन था? जेबी कृपलानी, याद रखेगा। वहीं पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी जेबी कृपलानी है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक भी कौन है? याद रखेगा, जेबी कृपलानी है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। पॉलिटिक्स, अगर सिर्फ पॉलिटिक्स रहेगा तो अरस्तु, याद रखेगा। पॉलिटिक्स रहेगा तो अरस्तु, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा रहेगा तो याद रखेगा आप, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा रहेगा तो याद रखेगा आप लोग जेबी कृपलानी। अगर रहेगा पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ सबा नकवी, सबा नकवी, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ सबा नकवी, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ सबा नकवी। एक और रहेगा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो याद रखेगा हम लोग ग्रामर अभी तक समझ में ना आया है बचपन से, इसका मतलब हम लोग अभी तक लसक जाते हैं ग्रामर पढ़ने में। क्या जाते हैं? लसक जाते हैं। अगर पॉलिटिक्स के साथ ग्रामर लगा हुआ आया तो समझिएगा, अरे यार ये तो ग्रामर आ गया यार, अब तो हम लसक जाएंगे। तो जिस ऑप्शन में लसक रहेगा यानी लास्की रहेगा, मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। यानी 4 पुस्तक बताए आपको पॉलिटिक्स के बारे में, 4 पुस्तक बताए। पहला पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जेबी कृपलानी, तीसरा बताए पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ सबा नकवी, और चौथा बताए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, आप तो हम लस्किए जाएंगे, यानी लास्की। क्या हो जाएगा? लास्की। इस चारों में सबसे फेमस पुस्तक है सिर्फ पॉलिटिक्स अरस्तु का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस व्यक्ति ने कहा था कि भारत राष्ट्र कांग्रेस जो सम्मेलन करती है यह सिर्फ शिक्षित भारत के वार्षिक राष्ट्र सम्मेलन की संज्ञा दी? तो याद रखेगा लाला लाजपत राय। यानी वार्षिक मेला का किसने कहा है भारत राष्ट्र कांग्रेस को? तो याद रखेगा लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया। क्योंकि पता है लाला लाजपत राय जो थे वो साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में जो है कि उनके सिर पर जो है कि गहरा प्रभाव पड़ा था लाठी से, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ में। तो इसका मतलब बेचारा हैप्पी था और वो अनहैप्पी हो गए। क्या हो गए? अनहैप्पी इंडिया हो गया उनके उपलक्ष्य में। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के द्वारा भारत के अंदर में एक बैंक का स्थापना किया गया है, उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि आपको पता है लाला लाजपत राय का संबंध जो है कि पंजाब से ही थे, तो इसीलिए 1894 ईस्वी में उनके द्वारा एक बैंक का स्थापना किया गया था, याद रखेगा पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? पंजाब। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कौन कर रहा है? एक भारतीय व्यक्ति कर रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर में स्थापित पहला बैंक का नाम बताएं जो पूर्णतः भारतीयों के संपत्ति और भारतीयों के द्वारा निर्मित था। तो भैया पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक याद रखेगा। वहीं भारत का पहला बैंक था हिंदुस्तान बैंक। कौन सा बैंक था? हिंदुस्तान बैंक, याद रखेगा। और भारत के केंद्र बैंक के रूप में कौन काम कर रही है? तो आरबीआई काम कर रही है। और आरबीआई का स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1935 में 1 अप्रैल के दिन किया गया हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। किस आयोग की सिफारिश पर? तो आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था, याद रखेगा। लेकिन आरबीआई का स्थापना करने का प्रथम सुझाव जो दिया था वह याद रखेगा चैम्बरलेन समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा? चैम्बरलेन समिति के द्वारा। लेकिन स्थापना जो इसका हुआ है हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। और आरबीआई में याद रखिएगा आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है।
हैं 25वें नंबर के, याद रखिएगा। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे, वहीं आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर बने थे वो सीडी देशमुख बने थे। कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। और भारत के अंदर में एकमात्र प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह हुए हैं जो प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है कि आरबीआई के गवर्नर भी बने हैं, आरबीआई के गवर्नर भी बने हैं। और इसी प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह को भारतीय उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है, भारतीय उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा किनको? तो जो है कि आपको मनमोहन सिंह को। किसको? मनमोहन सिंह को याद रखिएगा, जो कि नरेंद्र मोदी के पहले यही थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लाल बाल पाल नाम सुने होंगे, जो कि विरोधी दल के नेता थे या फिर कह सकते हैं कि वो गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो लाल बाल पाल आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, निम्न में से कौन जो है कि गरम दल के नेता थे या फिर नॉर्मल दल के नेता थे? तो गरम दल के नेता यही तीन को था, याद रखिएगा। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यही तीन को मुख्यतः जो थे वो गरम दल के नेता थे। और यहीं से आपका ऑप्शन छटा जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन गरम दल के नेता थे? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और वहीं आपका जो है कि एक कौन बच गया? तो जो है कि आपका लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये तीनों व्यक्ति में से कौन भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। कौन हुए हैं? लाला लाजपत राय भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, बाद में कि दोनों नहीं बने हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो हम बिपिन चंद्र पाल देख रहे हैं, इनका भी एक कथन था भारत राष्ट्र कांग्रेस के संदर्भ में। क्या था? देखिएगा, बिपिन के लास्ट में क्या आ रहा है? नो आ रहा है। बिपिन के लास्ट में क्या आ रहा है? नो आ रहा है। इसका मतलब है जब बिपिन के लास्ट में नो आ रहा है तो यह जो मुख्य सेंटेंस बोला है ना, उस अक्षर के लास्ट में भी नो आ रहा है। यानी याद रखिएगा कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। याचना, याचना के लास्ट में नो और बिपिन के लास्ट में नो, मेरा काम बन गया। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस केवल याचना करने वाली संस्था है, अच्छा लास्ट में नो, बिपिन के लास्ट में नो, काम बन गया। आगे अगला क्वेश्चन बताना है, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, किसने कहा है? तो कांग्रेस का सम्मेलन जो 3 दिनों का तमाशा है, याद रखिएगा, वह अश्विनी कुमार दत्त ने कहे हैं। किसने कहे हैं? अश्विनी कुमार दत्त। जब आपको पता है, जो क्रिकेट से संबंध रखते होंगे, आपको पता होगा अश्विन नाम का खिलाड़ी एक भारतीय क्रिकेट टीम में एक बॉलर है या फिर ऑलराउंडर के रूप में ले चुका है। तो वो जब अगर आप उसको टेस्ट मैच खिलाइएगा तो लगातार 3 दिन तक वो जो है कि बॉल फेंकते रहता है। स्पिनर है, ठीक है, स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन तक, 3 दिन जहां आया अश्विन का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? अश्विन का नाम। और जब आप इतिहास पढ़िएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़िएगा, तो उसमें अश्विन नाम का एक देवता भी हुए हैं। अश्विन नाम का एक देवता भी हुए हैं जो विपत्तियों को हारने वाला देवता कहलाता है। जैसे आपको पता है वनस्पति का देवता सोम कहलाते थे, वर्षा के देवता इंद्र कहलाते थे। इसी तरह से याद रखिएगा कि विपत्ति जितना भी मनुष्य के ऊपर आता था उसको हारने वाले देवता को अश्विन कहते थे। क्या कहते थे? अश्विन। और आपको पता है यहां से दोनों जुगाड़ बन गया मेरा। 3 दिन तक लगातार बॉलिंग कौन करता है? अश्विन। और 3 दिन तक लगातार बॉलिंग करके जो भारत को हारने के कगार पे था उसको विपत्ति से उभरा दिया। यानी जो विपत्ति आया था भारत टीम पे उसको भी झेल लिया। कौन? तो अश्विन। यानी विपत्तियों के देवता अश्विन, और साथ ही साथ 3 दिन का तमाशा कौन लगा देता है? अश्विन। काम मेरा बन गया। आगे बढ़ते हैं। ये सब जुगाड़ कीजिए, नहीं तो जानते ऐसे रटते रहिएगा ना, नहीं होगा। अब शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, विपत्ति बराबर अश्विन और 3 दिन का तमाशा बराबर अश्विन। बताइए इसका शॉर्ट नोट कितना खतरनाक बनेगा, समझ लीजिए। और जो है ना, फाउंडेशन बच्चा पढ़ते पढ़ते 5-10 साल हो जाता है लेकिन एक अच्छा ऐसा जॉब नहीं होता है। कारण यही है कि उसके माइंड में जो है कि वह चीज़ नहीं बैठ पाता है और एग्जाम में वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। और किसी भी छात्र का जो जॉब होता है वो खुद के मेहनत के बदौलत होता है, ये समझ लीजिए। भले आपको कहीं पर एक बार फाउंडेशन पढ़ने की आवश्यकता है, आप पढ़िए, क्योंकि भारत के अंदर हर एक वो टीचर गांव से लेके जो इंटरनेशनल लेवल तक है वो सभी अपने आप में बेस्ट है, सभी अपने आप में बेस्ट है। आप जहां भी पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप समय ज्यादा कहीं पर नहीं गवा सकते अपना, ठीक है। आप बहुत सब देखिएगा स्टूडेंट की भक्त बन चुका है जो है कि टीचर का, लेकिन आप भक्ति बनते रह जाइएगा, आपका जिंदगी आपका घर परिवार नहीं सुधर पाएगा उससे, समझ लीजिए। आपको खुद वह आंख फेरना है कि हम 5 साल से इस टीचर के पास पढ़ रहे हैं, आगे
आगे पीछे कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। कारण वही है कि आप अपना चेंजिंग लाइए, क्योंकि परिवर्तन ही जो है वो इतिहास होता है। क्योंकि आपको इतिहास जो बीत रहा है या आगे भविष्य जो आ रहा है उसके साथ आपको परिवर्तन होना आवश्यक है, यही हकीकत है। क्योंकि पुराने मॉडल को चेंजिंग करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और जल्द से जल्द आपको एक जॉब लेना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ रहे हैं कितना कंपटीशन हाई फाई हो रहा है। अब समझिए 11,000 NTPC का पोस्ट आया है, समझिए कितना उसका कट ऑफ जाएगा, आप समझ सकते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आपको उस हिसाब से मेहनत करना है कि पूरे इंडिया में आपको 11,000 में आना है। समझ सकते हैं कितना काम अपने आप में टफेस्ट है, लेकिन अगर आप दिल से मेहनत करते हैं, वाकई में आपको अगर जॉब लेना है तो आप जो है कि आराम से सफलता को पा सकते हैं। तो चलिए 2 क्वेश्चन और हम लेते हैं इतिहास का, फिर हम लोग चलेंगे जो है कि आगे के सिलेबस पे। बताइएगा, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस व्यक्ति ने सुझाव दिया था कि भारत राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? देख सकते हैं भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना जो 1885 में हुआ था, इसलिए हुआ था कि अंग्रेज को भगाएंगे और समय समय पर उससे कुछ व कुछ मांग करेंगे और हमारा देश एक अलग स्वतंत्र बनेगा। लेकिन महात्मा गांधी का कथन था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा ना तो भारत राष्ट्र कांग्रेस को क्या करेंगे, तो समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। 1915 में बंबई में कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, वह गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित थी ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो याद रखेगा लाला लाजपत राय। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? देखिए क्वेश्चन में कितना दम है। तो याद रखेगा कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर फिर से आपको जुगाड़ हम सब दिन के लिए दे देंगे, माइंड में फिट, भुलाइएगा नहीं। बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को, A.O. ह्यूम जो थे वो भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे उनका संबंध भारत से नहीं था, वह एक अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। और उनका संबंध जो था वह कहाँ से था? स्कॉटलैंड से था, याद रखिएगा। उनका संबंध भारत से नहीं था, स्कॉटलैंड से था। और वह एक पक्षी विज्ञानी थे और असैनिक सेवक थे A.O. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उन्हीं के द्वारा बंबई शहर में 28 दिसंबर 1885 को भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना होता है। और याद रखिएगा, इनको कांग्रेस का पिता जो कहा गया वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया कि भैया भारत राष्ट्र कांग्रेस का पिता जो है वह A.O. ह्यूम ही होना चाहिए, क्योंकि वह संस्थापक था। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का पिता तभी बोल सकते हैं जब उसमें एक बिहार का आदमी इन्वॉल्व हो। याद रखिएगा, बिहार में हो रहे भारत राष्ट्र कांग्रेस के 1912 का अधिवेशन हो रहा था बांकीपुर में। बिहार के अंदर में अगर देखते हैं वर्तमान बिहार, तो वहां पर 2 कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। 2 में से पहली बार 1912 में हुए थे बांकीपुर में। कहाँ में हुए थे? बांकीपुर में। और याद रखिएगा उसमें 10 साल अगर जोड़िएगा तो 1922 मिलेगा। 1922 में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था, गया में। कहां में हुआ था? गया में, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास टंडन बने थे। कौन बने थे? चितरंजन दास टंडन बने थे। वहीं याद रखेगा 1912 में बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था 27वां अधिवेशन, उसमें कांग्रेस का पिता A.O. ह्यूम को कहा गया। याद रखिएगा, यह बहुत ही आपका BBI सवाल था। तो चलिए हम लोग अगले कंटेंट पर चलते हैं, आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। बताइएगा, गोल नाम की आत्मकथा किस व्यक्ति का है? गोल आपके पता है कि भारत के तरफ से गोल जो करते थे लगातार दे दनादन, वो मेजर ध्यानचंद करते थे। कौन करते थे? मेजर ध्यानचंद करते थे, याद रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932, 1936 ये 3 ओलंपिक में एकदम टॉप स्कोरर रहे, तभी जाके भारत ने ओलंपिक में जो है कि हॉकी में तीनों में गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया। याद रखिएगा, पहला गोल्ड मेडल भारत को जो दिलाया है ना, वो याद रखिएगा वो हॉकी में ही आया है। किस में आया है? हॉकी में। और हॉकी में जो आया है, बोलता है क्वेश्चन कि भारत ने पहला अपना ओलंपिक में जो पदक स्वर्ण पदक जीता था वो किस ओलंपिक में? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक। किस ओलंपिक? एम्स्टर्डम ओलंपिक। अब बात बहुत, जैसे एम्स्टर्डम बोले होंगे ना, बहुत का माइंड यहाँ पर झंझना गया होगा, अरे यार ये एम्स्टर्डम कहाँ में है यार? लंदन सुने हैं, टोक्यो सुने हैं, बीजिंग सुने हैं, भारत सुने हैं जो है कि आपका, लेकिन
ये जो है कि हम एम्स्टर्डम कहाँ है ये भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा राजधानी भी आप लोग ठोस कीजिए, क्योंकि राजधानी आप जो भी एग्जाम में दे बैठिए आपको एक दो गो वहाँ पर टपक जाएगा तो वहाँ झोल हो जाएगा। झोल से बचने के लिए आपको राजधानी याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि एम्स्टर्डम जो है वह नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी? नीदरलैंड की राजधानी। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। बहुत के जैसे हम नीदरलैंड बोले ना, बहुत को माइंड में आ रहे यार आयरलैंड भी एगो शायद इसी तरह का देश होता है। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन होता है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ होता है? डबलिन। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा गोल किसका आत्मकथा हो गया? तो गोल जो हो गया वह याद रखिएगा किसका हो गया? तो आपका मेजर ध्यानचंद का हो गया। और मेजर ध्यानचंद याद रखिएगा हॉकी के बहुत बड़े जादूगर थे। वहीं इनका जन्म दिवस को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस। और यह मनाना कब से शुरू किए हैं? तो याद रखिएगा हम लोग जो है कि आपका 2012 से मनाना शुरू किया है। कब से? तो 2012 से, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 2012 से मनाना शुरू किए हैं। और याद रखिएगा हाल ही के दिनों में लगभग 2021 ईस्वी से नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि खेल के क्षेत्र में भारत के अंदर जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखेंगे। तो भैया इसमें कितना माल पानी देंगे? तो 25 लाख। कितना लाख? 25 लाख। मेजर ध्यानचंद में 25 लाख। मेजर ध्यानचंद में 25 लाख याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद में 25 लाख। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। वही मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ में है? तो याद रखिएगा लखनऊ में है। कहाँ में है? लखनऊ में है, क्योंकि वे लखनऊ से ही संबंध रखते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द बायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? देखिएगा द बायोग्राफी का हिंदी होता है आत्मकथा, लेकिन बस इतने सा नाम है। द बायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो द बायोग्राफी जो है वह रोनाल्डो की आत्मकथा है। कितना मस्त खिलाड़ी है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत बड़े फुटबॉलर है, याद रखिएगा। उनकी आत्मकथा का नाम है द बायोग्राफी। उसी तरह से कोई युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, यही सिर्फ नाम है युद्धाभ्यास, संयुक्त सेनाभ्यास किन देश के बीच। तो युद्धाभ्यास नाम का जो होता है संयुक्त सेनाभ्यास वो भारत अमेरिका के बीच। उसी तरह से द बायोग्राफी नाम का जो आत्मकथा है वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। किसका है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। याद रखिएगा इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध पुर्तगाल से है। रोनाल्डो कहाँ के थे? तो याद रखिएगा पुर्तगाल के थे। वही लियोनेल मेसी भी बहुत बड़े फुटबॉलर है, इसका संबंध अर्जेंटीना से है। कहाँ से है? अर्जेंटीना से है, याद रखिएगा। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। और भैया ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे है? तो ललपटा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ललपटा नदी के किनारे। वहीं याद रखिएगा आपका जो आपका पंपास घास का मैदान है वह अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। अर्जेंटीना का हृदय पंपास घास का मैदान कहलाता है, याद रखिएगा। वहीं यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहते हैं? बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा या फिर कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जानते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं, यानी प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को। किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और स्विट्जरलैंड याद रखेगा कि स्विट्जरलैंड का एक शहर जेनेवा है जहां पर WHO का मुख्यालय है। याद रखेगा बहुत फेमस है। WHO का मुख्यालय कहां में है? तो जेनेवा में है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका जान जा सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी कहां है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना, कामकाज करना। ठीक है, तो अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका जान जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार, अगर आप काम धंधा करते हैं तो आप व्यापार अगर नहीं कीजिएगा तो आपका जो है कि जान भी जा सकता है, याद रखिएगा। यानी विश्व व्यापार संगठन, विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और आपका जो है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों का मुख्यालय कहाँ में है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में एक पर्वत बहुत फेमस है, इसका नाम है आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। तो क्वेश्चन पूछता है कि आल्प्स पर्वत किस देश में है? तो भैया स्विट्जरलैंड में। आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में है? भैया कहां में? यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत का विस्तार सबसे अधिक है? भैया स्विट्जरलैंड में। कहां में है? स्विट्जरलैंड में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो भारत के अंदर में जो आपके क्रिकेट के पिता कहलाते हैं सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा, उनके द्वारा जो है कि आत्मकथा जो लिखा गया है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। वहीं आपका युवराज सिंह का आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। वहीं 281 बियॉन्ड, देखिएगा 281 बियॉन्ड पुस्तक के लिए किसकी आत्मकथा है। तो आप लोग एक खिलाड़ी का नाम सुनते होंगे जो आपका टेस्ट के बहुत बड़े बल्लेबाज थे, बीबीएस लक्ष्मण का नाम सुने होंगे, ठीक है, बीबीएस लक्ष्मण, जो टेस्ट मैच देखते होंगे लगभग 2010 के आसपास, तो वो बीबीएस लक्ष्मण सब खेलते थे, ठीक है। सचिन के साथ बहुत फेमस खिलाड़ी थे, बीबीएस लक्ष्मण टेस्ट के महानतम बल्लेबाज थे। तो उन्होंने एक मैच में 281 रन मारे थे, ठीक है, इसीलिए उन्होंने एक आत्मकथा लिखे हैं 281 बियॉन्ड, 281 बियॉन्ड, 281 बियॉन्ड, याद रखिएगा 281 बियॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है द अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता है मुक्केबाज के बहुत फेमस एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा मैरी कॉम। क्या नाम है? मैरी कॉम। और याद रखिएगा अनब्रेकेबल, यानी मैरी कॉम जब फाइटिंग करने लगते थे वह ब्रेक नहीं लगाते थे, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, याद रखिएगा। 2-3 गो जो है कि उनको बच्चा रहते हुए भी समझिए वो बहुत अच्छा फाइटिंग कर लेते हैं। तो अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा आपका मैरी कॉम। आप लोग भी पानी उनी पिया कीजिए बीच में, समझ रहे हैं आपको इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन आप अपने सेहत को भी ध्यान में रखते हुए पानी भी कम से कम पीजिए अगर दूध नहीं पी पाते हैं तो। हम भी नहीं पी पाते हैं दूध, इसीलिए हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, तो आप लोग भी पानी पीजिए, ठीक है। और जो है कि ऐसे एक क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा जाता है, आपको बार बार हम रिकॉल करवाते हैं। एक क्वेश्चन था एनटीपीसी 2016 में, एक गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी कैलोरी, तो 0 कैलोरी। कितने कैलोरी? 0। लेकिन फिर भी हम इसको दूध समझ के पीते हैं तो एनर्जी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के लेखक है? बहुत फेमस तमस, आप लोग का कंटिन्यू है, ध्यान दीजिए, बाद में दूध पीजिएगा। तमस नाम के जो पुस्तक का रचना है वो भीष्म सहनी है। कौन है? भीष्म सहनी। तमस पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। तमस पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। तमस अगर मान लीजिए अगर आपको कोई स्कूल सब में जब जाते होंगे आप पढ़ने के लिए, आपको जुगाड़ से याद करवा देंगे, कभी टेंशन नहीं होगा। जब स्कूल में जाते होंगे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल सब में, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग जैसे जाते थे, जैसे गेट खुला क्लास का, तुरंत हम लोग बस्ता जो है कि रखते थे, जाके एकदम पहले बेंच पे लूटते थे, एकदम पूरा एकदम होता था फटाफटी रखने में कि हम अगला बेंच पे बैठेंगे तो अगला बेंच पे बैठेंगे। वहीं जिसके घर तरफ स्कूल रहता है ना, वो ज़्यादा बॉस रहता है, वो घर के बगल वाला जो लड़का सब रहता है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आपको अगर वो ज़्यादा प्रेशर करता है तो आप चुप हो जाते हैं, अंदर में जो है कि आप तमस करते हैं। क्या करते हैं? नहीं कहते कि मेरा मन कसमसा के रह गया, अगर हमने तो दे देते उसको भी फिर, लेकिन फिर भी शरीर मेरा कसमसा के रह गया, इसका मतलब तमस हो गया, आपका शरीर तसमसा के रह गया, तसमसा के रह गया। आप सोच रहे थे भीष्म बनने के लिए, लेकिन आप नहीं बन पाए, आप भीष्म नहीं बन पाए, आप क्या कर रह गए? तसमसा के। यानी तमस पुस्तक के लेखक भीष्म सहनी, तमस पुस्तक के लेखक भीष्म सहनी, तमस पुस्तक के लेखक भीष्म सहनी। अगर आप 2 बार डेली वीडियो देखते हैं मेरा, तो आपको गारंटी देते हैं कि आपको याद अवश्य होगा, ठीक है। पढ़ाने का सभी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको माइंड में इस तरह का फिट शायद हम तो नहीं देखे हैं इस तरह जुगाड़ पानी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपको बताना है इफ गॉड वाज ए बैंकर, इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रवि सुब्रमण्यम। कौन है? रवि सुब्रमण्यम। इफ गॉड ए बैंकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रवि सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन, याद रखिएगा। महिला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन है? तो महिला आंचल उपन्यास आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे, याद रखिएगा, इसका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगामी अतीत एवं पार्टीशन एवं मुर्दों की दुनिया पुस्तक के लेखक कौन है? कमलेश्वर। एक जगह नोट डाउन कीजिएगा, हम 4 पुस्तक बता रहे हैं। पहला पुस्तक है आपका आगामी अतीत, दूसरा पुस्तक है पार्टीशन, और तीसरा पुस्तक है मुर्दों की दुनिया, और चौथा पुस्तक बता रहे हैं कितने पाकिस्तान। ये चारों पुस्तक के लेखक बराबर देख के लिख दीजिएगा कमलेश्वर। क्या लिखिएगा? कमलेश्वर। क्या लिखिएगा? कमलेश्वर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिद्धार्थ धनवंत सांघवी। सिद्धार्थ धनवंत सांघवी जो हैं वह लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कौन सा किस व्यक्ति के द्वारा इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक है? आपको दो चीज बताते हैं हम। इंडिया आफ्टर गांधी एक पुस्तक है, एक इंडिया आफ्टर नेहरू है। इंडिया आफ्टर नेहरू है तो समझिएगा, हमको जुगाड़ बन जाएगा। इंडिया आफ्टर गांधी देखिएगा, कॉमन मिल रहा है इंडिया आफ्टर दोनों में, लेकिन अंतर कहाँ हो रहा है? एक गांधी में एक नेहरू में, बस कमे मेरा बन गया। तो इंडिया आफ्टर गांधी जब रहेगा तो गौ से गांधी, गौ से गुहा, गौ से गांधी, गौ से गुहा, यानी पूरा नाम रामचंद्र गुहा। ठीक है, वह इंडिया आफ्टर नेहरू, नौ से नेहरू, नौ से नैयर, नौ से नेहरू, नौ से नैयर, यानी कुलदीप नैयर, यानी कुलदीप नैयर। अब बताइए, भूल पाइएगा? नहीं भूल पाइएगा। आप एक दो बार वहां पर नोट डाउन कीजिए, आराम से काम बनेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक जेके रोलिंग है। कौन है? जेके रोलिंग। हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग है। वहीं इनका अन्य पुस्तक भी है, जैसे कि द कैजुअल वैकेंसी पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो जेके रोलिंग है, याद रखिएगा। वहीं इनका एक और पुस्तक है जो कि इस बहुत फेमस है, जैसे कि आपका द इंक ब्लैक हार्ट, द इंक ब्लैक हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग है। तो पुस्तक का हम लोग जो है कि लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा इनमें से कौन सी पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? तो बिल क्लिंटन की आत्मकथा है माई लाइफ। क्या नाम है? माई लाइफ। जब माई लाइफ करके आया ना तो हम मेरा माइंड में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है, ए न्यू लाइफ, ए न्यू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, जब आप बाल कटा के आते होंगे, क्या कटा के आते होंगे? बाल कटा के, यानी जिस दिन आप बाल कटाते होंगे थोड़ा सा लुक में एकदम हीरो ऐसा देखने में लगते होंगे, और जो लड़की बाल कटा के आते होंगे जो हीरोइन के तरह लगते होंगे, तो उनको अपने आप में लगता होगा कि हम एक नया लाइफ जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक नया लाइफ। ठीक है, अब 5 दिन के बाद जब इधर बालू आने लगता होगा अरे यार फिर से झोल हो रहा है। तो याद रखिएगा आप कि ए न्यू लाइफ कब आपको फीलिंग होता है? ए न्यू लाइफ कब फीलिंग होता है? जब आप बाल को कट करते हैं, यानी जिस ऑप्शन में बाल कट रहेगा तो याद रखिएगा ए न्यू लाइफ, ए न्यू लाइफ, ए न्यू लाइफ। ठीक है, जो है कि आप याद रखिएगा ए न्यू लाइफ करके आपका जो है कि बाल कट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वही माई लाइफ बिल क्लिंटन, माई लाइफ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, जो है कि जो सवाल दिए थे आपको पूछ लेते हैं, उसके बाद अपने सेशन को जो है कि हम लोग समाप्त करेंगे। साइंस में पूछ लेते हैं, जो कि बिल्कुल बिहार एसएससी के लेवल का भी हम दे रहे हैं फिलहाल, और जैसे एलपी वगैरह का डेट आता है तो हम अपने जो है कि हम बढ़ा देंगे लेवल, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। बाद बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़िए। आप इधर आर्ट्स के लगभग सभी पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो है कि आप लोगों के लिए हम साइंस में नॉर्मल अभी बिहार एसएससी के लेवल को लेकर चल रहे हैं, और एसएससी जीडी वगैरह हो और जो भी नॉर्मल एग्जाम है आप लोग यूज कर सकते हैं। झारखंड एसएससी वगैरह में आप लोग जो है कि लगातार मेहनत कीजिए। ठीक है, आगे बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। एनटीपीसी में भी नॉर्मल साइंस रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, लेकिन ग्रुप डी, एलपी और टेक्नीशियन थोड़ा लेवल का रहता है, न्यूमेरिकल वगैरह, तो हम लोग वो भी करेंगे। बिल्कुल आप टेंशन नहीं, घबराइएगा नहीं। तो चलिए फटाफट हम लोग 10-20 क्वेश्चन करते हैं लगातार। बताइएगा, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी 25, अधिकतम अनंत, अधिकतम अनंत। इसीलिए आप लोग 25-25 माइंड में है, हड़बड़ा के नहीं मार दीजिएगा कि तुरंत देखिएगा न्यूनतम पूछ रहा है कि अधिकतम पूछ रहा है। अधिकतम आप खूब दूर देख सकते हैं, ठीक है, अनंत तक, और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। बताइएगा अगला क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का। आगे बढ़ते हैं, अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क या फिर सिर का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। और मानव मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर के कुल वजन का कितना परसेंट? 2%। कितना परसेंट? 2%। और हमारे शरीर के कुल भार का खून या ब्लड कितना परसेंट? तो 7%। कितना परसेंट? 7%। और हड्डी में फास्फोरस 8%। हड्डी में फास्फोरस 8%। हड्डी में फास्फोरस 8%, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन में प्रायः किसकी कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड का। किसका कमी होता है? सोडियम क्लोराइड का। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु का भार अधिकतम
अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। अधिकतम कहाँ में होता है? तो निर्वात में, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बताना है, कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन। और मानव के द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा नायलॉन। पहला रेशा कौन है? नायलॉन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस का नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन, याद रखिएगा, जो है कि आपका अश्रु गैस का जो है कि नाम होता है। आगे बढ़ते हैं। अति चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 0। देखिएगा, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है अति चालक। तो सबसे पहले चालक समझिए। चालक का मतलब जैसे ये चालक है, इसमें जो है कि धारा प्रभावित हो रहा है, लेकिन वही जो है कि अगर कोई ऐसा पदार्थ मान लीजिए जैसे कि ये किताब है, किताब में धारा प्रभावित नहीं होगा तो ये हो गया आपका कुचालक। क्या हो गया? कुचालक। इसमें प्रभावित हो रहा है तो ये हो गया आपका जो है कि चालक। लेकिन इससे भी अच्छा तो हम तार यूज ला सकते हैं, जैसे तांबा वगैरह का, तो उसमें जो है क्या होता है, वो अति चालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति चालक। तो उसमें आपका प्रतिरोध जो रहेगा, यानी रोकने का जो क्षमता रहेगा, उसमें विरोध करने का, वो बहुत शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। लेकिन इसमें करंट नहीं पास होगा, तो इसका मतलब ये कुचालक हो गया। इसमें आपका प्रतिरोध का जो मान होगा इसमें अधिक होगा, इसमें थोड़ा बहुत होगा, नहीं होगा। लेकिन अति चालक जो होगा उसमें आपका शून्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? शून्य प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम। लेकिन प्रतिरोधकता का मतलब पूछ देगा तो तुरंत झोल नहीं मार दीजिएगा। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और प्रतिरोधकता जो होता है उसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो याद रखिएगा, उसका होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस। कौन सी गैस? अमोनिया। और अमोनिया का संकेत NH3। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है, याद रखिएगा। और वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? तो बार होता है। वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? तो बार होता है, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। वहीं 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। और जूल जो होता है वह किसका मात्रक होता है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पेप्सिन का नाम बताइए जो प्रोटीन को बदल देता है। तो याद रखिएगा, पॉलीपेप्टाइड। क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड। आगे बढ़ते हैं। क्वाशियोरकर और मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण किया जाता है, ये सदलेपन किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन, याद रखिएगा। और फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। आगे बढ़ते हैं। गैलेना किसका है? इसका शीशा का। किसका है? इसका शीशा का। आगे बढ़ते हैं। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। कौन सा होता है? लाइसोजाइम। और आंसू जो निकलता है लौह से ही, या लाइसोजाइम और लौह से लेक्रीमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लेक्रीमल ग्रंथि। और आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान खून के बराबर होता है, यानी 7.4। 7.4। अगर आप किसी के लिए प्यार में अगर आप आंसू बहा रहे हैं, समझिए आपके शरीर का खून जल रहा है, यानी खून बराबर आंसू। खून बराबर आंसू। और पित्त का पीएच मान होता है 7.7। और पित्त जो जमा होता है पित्ताशय में, और पित्त जो निकलता है कहां से? यकृत से। पित्त जो स्राव होता है यकृत से। और याद रखिएगा, पित्त का पीएच मान 7.7। और खून अगर आपका जल रहा है, समझिए आंसू निकल रहा है तो खून जल रहा है, तो 7.4। तो चलिए आज का लास्ट सवाल। आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक तत्व कौन सा मिलता है? तो देखिएगा, यहां गलत बहुत होने का संभावना क्वेश्चन आता है। अगर तत्व पूछेगा तो आवर्त सारणी में जितना तत्व देख रहे हैं सभी तत्व ही है। भले हम उसको किसी को धातु में बांट दिए हैं, किसी को धातु में बांट दिए हैं, किसी को गैस तत्व में बांट दिए हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी या भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है तत्व, अगर तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन मारेंगे, ठीक है। अगर आपको पूछेगा कौन सी धातु सबसे अधिक, तो एल्युमिनियम मारेंगे 8.13%। वहीं आपका पूछेगा सबसे अधिक और आपका जो है कि क्या कहते हैं उसको, अर्धचालक पदार्थ कौन सी रहती है, या बोलिएगा आप लोग सिलिकॉन। क्या बोलिएगा? सिलिकॉन 27 लिखिएगा, दूसरा उसी को पॉइंट देके पलटा दीजिएगा, 7 2 कर दीजिएगा, तो 27.72 हो गया सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 14। सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14। और सिलिकॉन का प्रयोग कहां करते हैं? तो अर्धचालक के रूप में करते हैं, या फिर सौर सेल में भी करते हैं। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए आप लोग के लिए एक सवाल पूछते हैं, आप लोग उस सवाल का आंसर बताइएगा। आप लोग बताइएगा
कि आप लोग बताइएगा एक क्वेश्चन कि डीएनए का खोज किसने किया है। बताइएगा डीएनए का खोज किसने किया है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। आपके एक कमेंट से, आपका कमेंट करने में समय मात्र 10 सेकंड लगेगा और समझ सकते हैं आपके लिए हम कितना समय निकाल कर इतना आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो आप जरूर जो है कि अधिक से अधिक कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। जो है कि आपके लिए क्वेश्चन है मेरा कि डीएनए का खोज किसने किया है। ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक डिटेल में आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आपका नाम लिया जाएगा यहाँ पर, और साथ ही आप जो कमेंट कीजिएगा उस कमेंट के साथ जो है कि आप अपना जो है कि आप लगा दीजिएगा कि कहां से आप संबंध रखते हैं, किस जिला से, किस राज्य से, नाम क्या है आप लोग दीजिएगा और आपका नाम जो है कि अच्छे से लिया जाएगा। बस आप लगातार मेहनत कीजिए, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।